हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का सबसे पहले आपके लिए सामान्य हिंदी का क्लास 11 का एग्जाम पेपर। और ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह एग्जाम होना स्टार्ट हो गया है अर्धवार्षिक परीक्षा का, जिसमें से आपको ये पेपर सबसे पहले मुझे मिला है, जो कि कई स्कूलों में हो रहा है। यही पेपर सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप अगर इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका सेम पेपर नहीं भी आता है तब भी आपके इसमें 70 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो कि अधिकतर पूछे ही जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। और अगर आपको हिंदी या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो भी कहीं और क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं वो अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स बहुत जल्द ही मिल जाते हैं, बहुत कम ही पढ़ाई करके, बहुत ही कम ही तैयारी करके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका प्रेप चैनल पे। और यहाँ पर सबसे पहले, अगर आपने अभी प्रेप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता है जो कि एग्जाम से आपके रिलेटेड एकदम होता है। कोई भी नो बकवास, सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे बात होती है। तो यहाँ पर आप इजीली अच्छे से कंटेंट आप देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन पा जाएंगे। और आपको इस पेपर का सॉल्यूशन जो मैंने नीचे लिखा हुआ है पीडीएफ में आपको पूरा देखने को मिलेगा। और ये पूरा पीडीएफ आप प्रेप वेव ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि चैनल के नाम से ही है। प्रेप वेव ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आप सभी पेपर के सॉल्यूशन पा जाएंगे और सभी पेपर का पीडीएफ भी पा जाएंगे। अगर आपके पास भी कोई पेपर है और उसको आप अपलोड करना चाहते हैं तो वहां ऐप पर आप अपलोड कर सकते हैं। और आपका जब एग्जाम होता है तो पेपर जो आपको मिलता है उसको आप अपलोड जरूर करिएगा, जिससे कि दूसरे का हेल्प हो सके और आपके 70 में 70 मार्क्स जरूर मिले। और साथ ही साथ दूसरे का भी उसमें से हेल्प हो और उसको भी 70 में से 70 मार्क्स मिले। तो यहाँ पर आपका अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा तो 100 नंबर आपके मिलेंगे, क्योंकि ये सभी इजी क्वेश्चंस हैं और हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। ये आप हमेशा 9th से पढ़ते आए हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 तक किया है। 1920 तक किया है, लगभग 1920 तक किया है। तो ये इस तरीके से आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि 1903 से 1920। अगर प्रकाशन वर्ष पूछता है तो 1903 आप लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो हिंदी की प्रथम कहानी जो माना जाता है वो इंदुमती को माना जाता है, इंदुमती, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। फिर आपकी दुलाई वाली, ये आधुनिक काल की जो आधुनिक काल है उसमें से जो आपकी प्रथम कहानी मानी जाती है वो इंदुमती है, आधुनिक काल की। और ये आपकी प्रथम कहानी हिंदी साहित्य की मानी जाती है। तो ये दुलाई वाली भी प्रथम कहानी है, लेकिन ये आधुनिक काल की है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। फिर अगला इसी में दिया गया है विकल्प, जो कि 11 वर्ष का समय, ये आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। और पंच परमेश्वर, ये आपकी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया, 4 क्या 5 हो गया, ये आपका सन भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं। तो आप जानते होंगे जो भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं, सदा सुखलाल हैं, लल्लू लाल हैं, इंशाअल्लाह खां हैं। तो यहाँ पर सदा सुखलाल की एक रचना भी आप याद कर लीजिएगा, सुख सागर। तो इस तरीके से ये आपका सदा सुखलाल, लल्लू लाल की प्रेम सागर, इंसान खां की रानी केतकी की कहानी। तो इस तरीके से ये आपका पहला विकल्प ही आपका सही हो जाता है कि भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक सदा सुखलाल। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक कौन नहीं जानता, 1943 में सबसे पहले अज्ञे जी के नेतृत्व में संपादित हुआ था। तो अज्ञे जी यहाँ पर आपके तार सप्तक के संपादक हैं। और 1943 में प्रथम टाइम हुआ था, तो सबसे पहला प्रकाशन 1943 है। ये भी अधिकतर पूछा जाता है। अभी मैंने कल एक पेपर आपको सॉल्व करवाया था जिसमें कि आपका यही सन पूछा हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है। ये भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, ये आपका एक निबंध है, जो कि आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है। और ये किस विधा का है ये आपको पूछा गया है। तो निबंध है, आपको पता ही है, सीधे लगा देंगे निबंध है। विधा पूछी है, यानी निबंध है, सीधे लग गया। तो ये आपका सही विकल्प ये निबंध हो जाता है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया गया है। और कल ही मैंने अपलोड किया था, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, और लगभग आप देखेंगे क्वेश्चन रिलेट करते हैं कि ये जो इसमें आया है वो उसमें आया है, किसी और तरीके से घुमा के थोड़ा सा पूछ दिया गया। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको कितना भी क्वेश्चन घुमा दिया जाए, लेकिन आप आंसर सही टिक करके आएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। कल पूछा था खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य मैंने बताया था परिप्रवास है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया हिंदी साहित्य, मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था कि हिंदी साहित्य का अगर प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो ये आपका पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो है। तो ये चंद्रप्रदाई द्वारा लिखित है, पृथ्वीराज रासो। और ये परिप्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखित है। ये खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास मतलब महाकाव्य है। और ये आपका हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। तो इस तरीके से इसमें आप कंफ्यूजन मत करिएगा, इसका सही विकल्प ये है पृथ्वीराज रासो। और कई बच्चे जैसे कि यहाँ पर टिक किया गया है प्री प्रवास, तो गलत टिक करके ये आ गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान से पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना है अच्छे से, फिर उसका टिक करना है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में प्री प्रवास लगा दिए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य। आप ये तो देखिए कि हिंदी खड़ी बोली का है या हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य अगर खड़ी बोली नहीं लिखा है तो आप ये पृथ्वीराज रासो लगाएंगे, अगर खड़ी बोली लिखा होता तो ये परिप्रवास लगाते। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प आपका पृथ्वीराज रासो हो जाता है। फिर आपका कौन कृष्ण भक्ति शाखा से का कवि है। तो पूछा गया आपका कृष्ण भक्ति शाखा का कवि कौन है, तो आप जानते हैं सूरदास जी ने बहुत ही वात्सल्य गुण का, वात्सल्य प्रेम का पूरा सब दिखाते हुए, चित्रण करते हुए यहाँ पर अच्छे से इन्होंने बताया है, कृष्ण जी का चित्रण किया है पूरा, उनके बारे में सारी रचनाएं की हैं कृष्ण जी के बारे में। तो सूरदास जी यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा से हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा, कबीर और रहीम ये आपकी निर्गुण भक्ति शाखा से। तो यहाँ पर आपका प्रेमाश्रयी और ये निर्गुण से ये इस तरीके से हैं ज्ञानाश्रयी, ज्ञानश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो इस तरीके से ये भी ये भक्ति काल की अलग अलग शाखाओं से रिलेट करते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये मैंने बताया था ना किसका है, तो चंद्रप्रदाई मैंने बता ही दिया, तो यहाँ पर सही विकल्प ये हो जाता है आपका। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार है। तो कामायनी कल भी मैंने बताया था, ये आपका पूछा था जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, तो यहाँ पर विकल्प में कामायनी था, आज उस पर ऊपर दे दिया। तो ये लगभग घुमा के सेम ही पेपर देते हैं, आपको अच्छे से तैयारी करनी है कि अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा दिया जाता है आप बता देंगे। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में घुमा, हर एक क्वेश्चन में देखिए हल्का सा चेंज किया गया है, क्वेश्चन वही है। तो अगर आप एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन पेपर लगभग सॉल्व ही कर लीजिएगा पेपर देने से पहले, तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है। तो आपके जो रीतिकाल के कवि हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी आपके रीतिकाल के कवि हैं। जैसे कि घनानंद, भूषण बिहारी, आपके सेनापति। तो यहाँ पर आपके जो वीर काल के मतलब रीतिकाल के वीर रस में रचना करने वाले आपके भूषण हैं। छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, ये इनकी रचना मतलब इन पर इन राजाओं का वर्णन किया गया है, इनकी वीरता का वर्णन किया है इन्होंने भूषण जी ने। तो इस तरीके से आपका रीतिकाल के किस कवि, तो भूषण जी ये आपके हो जाते हैं कि वीर रस में रचना लिखी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर का क्वेश्चन, जो कि 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। इसमें का पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आपको सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना होता है अच्छे से, फिर इसके जो क्वेश्चन पूछे गए उनका उत्तर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इसमें सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। तो ये रेखांकित अंश आपका यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया है, रेखांकित अंश इसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसकी व्याख्या भी करनी होती है रेखांकित अंश की। फिर आपका इसी तरीके से पूरा पैराग्राफ दे दिया गया है, यानी पूरा गद्य खंड दे दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ सबसे पहले आप लिखेंगे। फिर आपका रेखांकित अंश की व्याख्या जो कि मैंने पीडीएफ में अभी दिया है मैं दिखाऊंगा। अंग्रेजों की उन्नति तथा भारतीयों की अवनति का क्या क्या कारण है ये भी आपको बताना है। फिर देश उन्नति के शिखर पर किस प्रकार पहुंचेगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन पेपर है, और इसमें सभी क्वेश्चन जो पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो आपका गद्य खंड दिया गया है, सबसे पहले ही लाइन आप जब पढ़ते हैं तो खुद ही समझ में आ जाता है कि ये आपका सबसे पहले भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध से लिया गया है, जिसके रचनाकार आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ये निबंध है किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का।
और ये शीर्षक का क्या नाम है, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। तो नीचे मैंने पीडीएफ में दिखाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने लिखा है इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं हिंदी, हिंदी के भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस तरीके से आपके हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो दिया गया था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित अंश ये इतना था, रेखांकित अंश ये इतना आपका है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इसमें सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है, ये आपकी लाइन दिया गया है। इसमें आपको बताना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर मैंने किया है, देखिए इस तरीके से। इस पंक्ति में लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है कि किसी भी देश या समाज व्यक्ति समग्र उन्नति का मूल धर्म, मूल आधार जो है धर्म है, उसका धर्म है। उसका धर्म क्या होता है, धर्म ये पूजा पाठ है, ये विनम्रता कर्म का ये सब नहीं है। धर्म क्या है, सत्य, करुणा, न्याय, कर्तव्य, सेवा, सदाचार और आत्म अनुशासन जैसे नैतिक गुणों से है। लेखक का मानना है कि जब तक धर्म यानी नैतिकता या सच्चे जीवन मूल्य बहुत नहीं मजबूत नहीं होंगे, तब तक मजबूत जब तक ये सभी चीजें नहीं होंगी, तब तक किसी भी क्षेत्र, चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, विज्ञान हो, स्थायी उन्नति संभव नहीं है। सर्वप्रथम धर्म की यानी नैतिक मूल्यों की उन्नति करनी अनिवार्य है। जब समाज में सच्ची प्रगति हो सकती है, तभी यानी कि ये जब सभी हम चीजें ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये हम सत्य, करुणा, न्याय, कर्तव्य, सेवा, सदाचार, आत्म अनुशासन, ये सभी जब चीजें रखेंगे हम अपने अंदर, तभी जाके हमारी उन्नति हो सकती है। तो ये इस आपके रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंग्रेजों की उन्नति तथा भारतीयों की अवनति का क्या कारण है। लेखक के अनुसार अंग्रेजों की उन्नति का कारण है कि उन्होंने धर्म राजनीति को मिलाकर समाज की सेवा की। धर्म और राजनीति को मिला करके समाज की सेवा की, जिससे उनकी नीति सशक्त बनी। वहीं दूसरी ओर भारतीयों ने धर्म का केवल बाह्य रूप अपनाया। धर्म का केवल भारतीयों ने क्या किया, केवल बाह्य रूप अपनाया कि दिखावेगा, और अपने अंदर कुछ भी नहीं रखना, जैसे कि और धर्म की वास्तविक शिक्षाओं को भुलाकर केवल आडंबर, दिखावा, पूजा पाठ, इन चीजों में बिताए। दिखावे कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब कि धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, रूढ़ियों और पाखंड में उलझे रहे, जिससे अवनति हुई। तो केवल दिखावे से धर्म का और विकास नहीं होता, उनको अपनाने से हमारा विकास हो सकता है। तो ये लेखक यहाँ कहना चाहते हैं। फिर देश उन्नति के शिखर पर किस प्रकार पहुंचेगा। तो देश उन्नति के शिखर पर किस प्रकार पहुंच सकता है, जब समाज धर्म के सच्चे सिद्धांतों को समझा जाए और उन्हीं समाज निर्माण, नैतिक निर्माण और जन कल्याण के क्षेत्र में लागू किया जाए। धर्म को केवल पूजा पाठ या कर्मकांड से मानकर उसे नैतिक मूल्य, सदाचारों और सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में अपनाना होगा। तो ये आपको याद नहीं करना होता है, ये आपका पैराग्राफ में ही मिल जाता है और वहां से आप इजीली इसको बता सकते हैं। सारी चीजें ये आपके पैराग्राफ में दी गई हैं, जो कि आपका पैराग्राफ दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका गद्य खंड या पद्य खंड दिया गया है होता है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, आपको दो चीजें बस याद करनी है। गद्यांश का शीर्षक, जो शीर्षक है यानी पाठ का नाम, और संदर्भ, वो जो आपका संदर्भ में आपका गद्यांश का जो शीर्षक है यानी पाठ का नाम है, और उसके लेखक या फिर रचयिता या फिर कवि कौन है, ये आपको याद करना होता है। आपके जितने भी काव्य खंड और गद्य खंड से क्वेश्चन आएंगे, इसमें बस यही दो चीजें याद करनी होती है, बाकी तो सब आपका इसी में मिल ही जाता है, वही में से बस देख दाख के छाप छाप के बढ़ा बढ़ो के लिख देना होता है, और क्या करना है उसमें, कुछ नहीं। फिर आपका इसमें अथवा में अलग क्वेश्चन दिया गया होता है, अगर आपको वो ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको आप कर सकते हैं, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी बहुत ही आसान है क्वेश्चन, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। इसका सोल्यूशन भी मैंने नीचे नहीं दिया है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन है ये आपका। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैंने। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि आपके काव्य खंड से दिया गया है, और ये इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के पाठ
एवं कवि का नाम लिखिए। यही सबसे पहला क्वेश्चन होता है। लगभग अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप ये जब देखते हैं काव्य खंड या फिर गद्य खंड, तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे ये किस कविता से लिया गया है या फिर किस पाठ से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पर जब आपने पढ़ा तो खुद ही पता चल गया कि अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो उसमें पता चल जाता है कि किसने लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता चल रहा है ये कबीरदास जी द्वारा लिखित है, और ये जो इसका शीर्षक है ये साखी है। यही दो चीजें आपको याद करनी होती है, शीर्षक साखी है। तो यहाँ पर आप इसका जो संदर्भ है वो आप लिख सकते हैं। संदर्भ यहाँ पूछा नहीं, पद्यांश का पाठ का नाम, यानी पाठ का नाम लिख देंगे साखी, और यहाँ पर कवि का नाम क्या है, कवि का नाम कबीरदास है। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे, इसमें आपको संदर्भ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप अगर संदर्भ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और संदर्भ या फिर पाठ का नाम और कवि का नाम डायरेक्ट अगर लिखते हैं तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपका संदर्भ लिखते हैं तब भी 2 नंबर मिलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता भक्त कवि कबीरदास जी है। ऐसे आपको इसका संदर्भ लिख देना होता है। अब नीचे ही मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ, वहां पर आपको एक्सप्लेन करते हुए डायरेक्ट आपको बताता चलता हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता भक्त कवि कबीरदास जी हैं। इसका इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश आपका ये था, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। तो सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, इसमें क्या कहना क्या चाहता है कवि, ये आपको बताना है इसमें, यानी कि व्याख्या करनी है आपकी। तो व्याख्या इस तरीके से हो जाएगी, इस पंक्ति में कबीर दास जी कह रहे हैं कि जैसे ही उन्हें ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त हुआ, अर्थात उन्हें आत्मज्ञान या प्रभु का सच्चा बोध हुआ, वैसे ही उनके मन का सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। यानी कि जब उन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश देखा या फिर उनको ज्ञान जब प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, तब जाके उनका सारा अंधियारा, अंधियारा यानी अंधकार, यानी कि उनकी अज्ञानता मिट गई। और यहाँ दीपक ईश्वर को प्रकाश या ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ जो आपका दीपक है, ये ईश्वर या फिर ज्ञान का प्रतीक माना गया है। ईश्वर या फिर ज्ञान, यानी कि उसको हम ईश्वर मान रहे हैं या फिर ज्ञान का प्रतीक मान रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर दीपक को रखा गया है। और अंधियारा अज्ञान है या फिर भ्रम या आत्म भ्रम का प्रतीक है। यहाँ पर दो शब्द ये यूज हुए हैं ना, दीपक और अंधियारा। तो अंधियारा ये भ्रम या अज्ञानता का प्रतीक है, और ये दीपक जो है ईश्वर या प्रकाश या फिर ज्ञान का प्रतीक है। कवि यह समझाते हैं कि ज्ञान और ईश्वर के अनुभव से जीवन के सारे संशय और अज्ञान दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरी व्याख्या हो जाती है। आप बढ़ा चढ़ा के बना के इसमें अच्छे से लिख सकते हैं। व्याख्या अपने मन से करनी होती है, कोई रट्टा नहीं मारना होता है, आराम से करिए उसको। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी में से दिया गया है, कवि को प्रभु की प्राप्ति कब हुई और क्यों, कारण सही बताइए। तो आपको ऊपर डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि कवि को प्रभु की प्राप्ति तब हुई जब उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया। अहंकार यानी मैं, जब तक मैं था, यानी कि जब तक उनके अंदर अहंकार था कि मैं ही सब कुछ हूँ या फिर मैं ही ये कर सकता हूँ, मैं ही वो कर सकता हूँ, मेरा ये है, वो मेरा वो है। यानी मेरा या फिर मैं की भावना जब अपने पास से हट जाती है तो अहंकार का त्याग हो जाता है। अहंकार अगर नहीं रहा तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि था, तब तक प्रभु नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने मैं का भाव समाप्त किया और स्वयं को मिटा दिया, तब उनके हृदय में प्रभु का प्रकाश फैल गया। इसका कारण यह है कि ईश्वर अहंकार में नहीं, विनम्रता और आत्मसमर्पण में बसते हैं। यानी कि ईश्वर जो है वो आपकी विनम्रता और आत्मसमर्पण में बसते हैं, ना कि अहंकार में। अगर आपके अंदर अहंकार है तो ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। यानी कि जब तक आपके अंदर मैं की भावना है, यानी कि ये मेरा वो मेरा, तब तक आप कुछ भी यानी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रस्तुत दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको पूछा गया प्रसंग क्या है इसका। तो प्रसंग इसके द्वारा यानी कवि कहना क्या चाहता है, ये जो आपका दोहा दिया गया है इसके द्वारा कवि कहना क्या चाहता है। तो यह दोहा कबीरदास जी के आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाता है। अध्यात्म के प्रति जो अनुभव है उनका, उसको दर्शाता है। इसमें वे यह बताना चाहते हैं, आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे कि इस तरीके से कवि ये कहना चाहता है, कवि वो कहना चाहता है। इस तरीके से आप इसके उत्तर देना सीखिए कि ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं को मिटा दे, यानी मैं की भावना को मिटा दे।
जब तक व्यक्ति अपने अंदर अहम यानी अहंकार में डूबा रहता है, तब तक ईश्वर की साक्षात्कार नहीं कर सकता। प्रसंगता प्रसंगता यह दोहा अहंकार त्यागने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कवि का ज्ञान रूपी अंधकार किस प्रकार दूर हो गया। तो कवि का ज्ञान, हाँ मतलब अंधकार, ज्ञान रूपी अंधकार जो है वो किस प्रकार दूर हो गया, तो अज्ञान रूपी होगा यहाँ पर, अज्ञान रूपी अंधकार। ज्ञान रूपी अंधकार कहाँ होता है, अज्ञान रूपी अंधकार किस प्रकार दूर हो गया। कवि का अज्ञान रूपी अंधकार तब तक दूर हुआ जब उन्होंने प्रभु के सच्चे स्वरूप का बोध हुआ। यहाँ पर अज्ञान होगा, अज्ञान। उन्होंने जब अहंकार का त्याग कर दिया, यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार का जब दूर हुआ, कैसे दूर हुआ ये आपको बताना है। तो जब उन्होंने अहंकार का त्याग कर दिया और अपने अंदर ईश्वर को पहचाना, तब उनका आध्यात्मिक अज्ञान, जो अध्यात्म के प्रति अज्ञान था, अंधकार था, वो मिट गया। और यह उसी प्रकार है जब अंधेरे कमरे में दीपक जलाने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है साहित्य का परिचय पूछते हुए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होता है और इसमें मैं बता दे रहा हूँ, यही आपका आएगा, इसके बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको कम से कम तीन लेखकों, तीन कवियों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों को याद करना है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये दोनों तो पहले तो याद ही करेंगे आप। अगर इन दोनों को याद कर लेते हैं, फिर आपको इन दोनों में चुनना होता है, तो कोई भी इन दोनों में से एक चुन सकते हैं। कोई दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। वैसे ये दोनों मैक्सिमम टाइम आते ही हैं, तो ये दोनों आपको किसी भी तरीके से भूलना नहीं है। और इनमें आप विकल्प देख सकते हैं, कोई एक याद कर सकते हैं, दोनों मत याद करिए इनमें से। फिर आपका इसी तरीके से कवियों की साहित्यिक परिचय और उनका रचनाओं को लिखना है। तो यहाँ पर आप कवियों में भी ये तीनों आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी आप कविताओं में कवियों के साहित्यिक परिचय याद करिए चाहे ना करिए, ये तीन आपके आते ही आते हैं। तो इस तरीके से मैं इनका साहित्यिक परिचय आसान शब्दों में एकदम छोटे फॉर्मेट में आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इतना ही लिख कर आगे आते हैं तो पूरे आपको नंबर मिलेंगे, इसमें से एक नंबर भी नहीं काटा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, साहित्यिक परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कल मैंने शायद भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय दिखाया था, इसलिए मैं आज यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय लेकर के आया हूँ, जिससे कि आपका मैक्सिमम चीजें मैं प्रोवाइड करा सकूं और कम शब्दों में अच्छी तरीके से अच्छे फॉर्मेट में आपको दे सकूं और आपको मैक्सिमम हेल्प हो सके आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास के महान लेखक हैं, समालोचक, निबंधकार और संपादक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ लेंगे पूरा अच्छे से, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा है, प्रमुख कृतियां लिख दिया है इस तरीके से। और फिर इनकी विशेषताएं, निष्कर्ष आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है इतना, निष्कर्ष मत लिखिए, यहाँ पर विशेषताएं लिख करके आप छोड़ दीजिएगा, बस इतना हो जाता है आपका। और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा प्रेपवेव ऐप पर, वहां पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप इस पीडीएफ को दो तीन बार पढ़िएगा, जिससे कि आपको पूरी तैयारी हो जाए। फिर साहित्यिक परिचय सूरदास जी का यहाँ पर मैंने दिया है, कल शायद कबीरदास जी का दिया होगा मैंने। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सूरदास जी का दिया है यहाँ पर आज। तो यहाँ पर इस तरीके से इनका भी आप प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक परिचय और विशेषताएं देख लीजिए, तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, बलिदान या आकाशदीप कहानी का सारांश लिखना है, ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। तो आपको बलिदान कहानी या आकाशदीप कहानी, ये दोनों आपका दिया गया होगा, इन कहानियों में से किसी एक का आपका सारांश लिखना है। तो सारांश इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही इजी शब्दों में, और आप ज्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा, टू दी पॉइंट लिखना है आपको। बलिदान कहानी के लेखक यहाँ पर इस तरीके से, बलिदान कहानी आपकी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका मैं फिर से प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ गलती है यहाँ पर, कुछ गलती है यहाँ पर, इसको मैं देख लूंगा, इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको दोबारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आकाशदीप कहानी है, यहाँ पर भी गड़बड़ है ये चीज, ये मैं सुधार दूंगा। तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर ये आपका सारांश मैं फिर से अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका प्रयागह नामक पाठ से कुछ संदर्भ, मतलब गद्य खंड लिया गया है संस्कृत का, तो संस्कृत खंड से आपका अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरणों को संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो निम्नलिखित अवतरण जो दिया गया है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है। तो ये आपका संस्कृत खंड दे दिया गया है, इसको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि पाठ का नाम लिख देंगे इसका,
और आप बताएंगे कि हिंदी के संस्कृत खंड से आपका इस पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार कोई होते नहीं है, तो रचनाकार आप नहीं लिखेंगे। रचनाकार होते हैं लेकिन इसमें कोई लिखा नहीं होता है कि कौन लिखना है, तो इसको आपके लेखक या रचयिता का नाम नहीं लिखना होता है। फिर आपका इसी तरीके से संस्कृत के पद्य खंड, इसका मैंने प्रोवाइड किया है और एकदम एक्यूरेट, एकदम सही मैंने प्रोवाइड किया है, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कहानी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया उसका, तो मैं देख लूंगा, उसको आपको सही करके प्रोवाइड करा दूंगा। फिर अभिवादनशील नित्य वृद्ध वृद्धप सेविना, तो इस तरीके से ये गद्य खंड का मैंने प्रोवाइड किया है। नीचे आप देख लीजिएगा अच्छे से, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक के अर्थ लिखते हुए वाक्य का प्रयोग करना है। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, यानी कि बूढ़े माँ बाप के लिए उनका बेटा जो होता है वो अंधे की लाठी के समान होता है। आंख का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। तो अत्यंत प्रिय होना यानी कि राम जो है अपनी माँ के लिए आंख का तारा है, इस तरीके से इसका प्रयोग कर देंगे और अत्यंत प्रिय होना इसका अर्थ हो जाएगा। ईट से ईट बजाना यानी करारा जवाब देना। राहुल ने श्यामू को करारा जवाब देते हुए ईट से ईट बजाना, ईट से ईट बजाना कह दिया। एक पंथी दो काज, एक पंथ से दो काज, एक तीर से दो, मतलब एक तीर से दो निशाने, उस तरीके से कहते हैं ना, एक रास्ते जा रहे हैं दो काम कर दिए। जैसे कि हम 12th का पढ़ भी रहे थे और साथ में पढ़ा रहे थे, तो दो काम हो गए इस तरीके से। ये आपका पढ़ते पढ़ते ये मतलब आप एक के साथ दो काम कर लेते हैं अगर, तो एक पंथ दो काज हो जाता है। जैसे कि रामू खेत जाते हुए भैंस भी चरा लिया, तो एक पंथ दो काज कर लिया, तो इस तरीके से हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हिमालय का संधि विच्छेद होगा, तो हिम धन आलय, हिम धन आलय, यही आपका पहला ही विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, ये आपका सही विकल्प हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, उपेंद्र, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, इंद्र, इस तरीके से आपका संधि विच्छेद इसका हो जाता है, उपधन इंद्र। जैसे कि पुष्पेंद्र, तो पुष्पधन इंद्र, ये आपका संधि विच्छेद है। करुणा वीर रस की परिभाषा उदाहरण ये आपको मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है एकदम आसान शब्दों में, उसको देख लीजिएगा, सारे उदाहरण एकदम आसान दिया है मैंने। दो दो नंबर के क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना याद करना बहुत जरूरी है। फिर आपका इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक के लिपिक पद रिक्त हेतु, यानी लिपिक का जो पद है वो रिक्त है, उसके लिए आवेदन पत्र, उस पे आप नियुक्त होना चाहते हैं, या फिर क्षेत्र की नालियों को सड़कों की सफाई के लिए आपको शिकायती पत्र लिखना है नगर पंचायत के लिए, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। फिर आपका एक 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको निबंध लिखना होता है। इसमें आप किसी पर भी लिख सकते हैं, मेरा प्रिय कवि, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान, शिक्षा और खेलकूद का स्थान, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, विज्ञान वरदान और रक्षा, तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। मैंने पूरा पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया है। तो इस तरीके से फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर आपका सब्सक्राइब, अगर आप इन्हें आप अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और आप प्ले स्टोर से प्रेप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐप का लिंक दे दिया है। तो यूट्यूब चैनल का लिंक तो ये आप जान ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे ही आए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाता है पूरी चीजें। और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने दे दे रहा हूँ आपको, तो जो कि टेक वेव बाई पीएस है। तो ये आपका इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा, और वहां भी मैं कुछ अपडेट देते रहता हूँ आपको। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।